कभी कभी इंसान जो होता है अपने मुसीबतों को मोल खुद ले लेता है और उसको दूर करने के लिए वह खुद हथकंडा निकालता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, एक मुसीबत को खुद मोल ले लेती है, लेकिन उसको दूर करने के लिए एक ऐसा हथकंडा अपनाती है, लेकिन उस हथकंडे की वजह से उसका जो अपना पति होता है इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी का जाना माना शहर पड़ता है भोपाल। मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अब इधर 11 नवंबर का ही वक्त होता है। तो उसी दिन पूरे भोपाल में चुनाव का माहौल होता है, जिसमें काफ़ी सारे पुलिसकर्मी जो होते हैं अपने ड्यूटी पर लगे होते हैं दिन भर, कभी रैली में, कभी वहाँ, कभी उन नेता के पीछे अपनी जो होता दिन भर दिनचर्या कैसे न तैसे कर अब गुजार जाते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ पिपलानी थाने की। अब वही लगभग 12 नवंबर का वक्त होता है। तो सुबह सुबह का टाइम होता है। तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं इधर सुधीर अर्जरिया, मौके पर अपने ही थाने में वह आके ड्यूटी पर जैसे ही बैठते हैं कुर्सी पर, तो उसी वक्त उनके पास एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है। वह अनजान व्यक्ति जो होता है उनसे कहने लग जाता है कि साहब बरखेड़ा और पठनिया जो पड़ता ना, इसी के बीच एक खंडहर है, उसी खंडहर में एक व्यक्ति की डेड बॉडी और जली अवस्था में वहाँ पड़ी हुई है। अब थाना प्रभारी सुधीर अर्जनिया जैसी आवाज़ सुनते उसी समय बड़े अचंभे में रह जाते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ अब समझ पाते हैं। तो उसी वक्त अपने दल बल टीम को लेते हैं और लेने के बाद ठीक है उसी अनजान व्यक्ति के बताए हुए घटनास्थल पर पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब वहाँ पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद देखते हैं कि मौके पर वहाँ सुनसान है, लेकिन वहीं पर एक अनजान व्यक्ति खड़ा होता। अनजान व्यक्ति उसी वक्त अपना हाथ उठाता है और थाना प्रभारी सुधीर अर्जनिया उस व्यक्ति के हाथ के इशारों को समझ लेते हैं कि बस करो, यही व्यक्ति हमें फ़ोन करने वाला था। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त जिप्सी लेती है और लेने के बाद अनजान व्यक्ति के पास जाती है। अब जो अनजान व्यक्ति होता है थाना प्रभारी अब सुधीर अर्जनिया को अपने साथ लेता है और लेने के बाद खंडहर में ले जाता है। तो देखता कि साइड में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पूरी तरह से अर्धजली अवस्था में पड़ा होता है। जो चेहरा होता है वह झुलसा हुआ होता है, जो कपड़े होते हैं वह कुछ भी जले हुए होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है मौके पर डेड बॉडी का जब वही निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं, तो उसी वक्त अब इसकी जो खबर होता है जिप्सी की वजह से आसपास के गांव में पहुंच जाते हैं, क्योंकि लोग पुलिस की जिप्सी को देखते हैं तो बड़े सोच में पड़ जाते हैं। वह जानकारी लेने के लिए इसी वक्त अब खंडहर में घुस जाते हैं। तो जो गांव के लोग होते हैं अब खड़े हो जाते, डेड बॉडी के करीब जाते, थाना प्रभारी उनको शिनाख्त के लिए इशारा मारते हैं, लेकिन जो व्यक्ति होते हैं वह उस वक्त और डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाते। थाना प्रभारी समझ जाते कि बस करो, यह जो डेड बॉडी है यह डेड बॉडी बल्कि इस गांव के व्यक्ति का नहीं हो सकता, यह डेड बॉडी कहीं बाहर वाले व्यक्ति का हो सकता है, जिसकी उम्र लगभग यही 25 से 27 साल के बीच लग रहा होता है। पुलिस की जो टीम होती है वही सिपाहियों के द्वारा डेड बॉडी का तौर तरीके से निरीक्षण कराने लग जाती है। तो पैंट होता है, पैंट में सिपाही का हाथ जाता है और जेब में, और उसी हाथ में एक पर्स निकलता है। पुलिस की टीम जब पर्स को तलाशी लेती है तो पर्स में लगभग 5000 रुपये मिलते हैं, और उसी में एक गैस की पर्ची होती है। पुलिस की टीम गैस की पर्ची को बड़े ध्यान से देखती है, तो उसमें जो होता गैस उपभोक्ता का नाम लिखा होता है मनीष तख्तानी, जो ठीक है यही पंचवटी इलाके का रहने वाला होता है। अब पुलिस की टीम जैसी जानकारी पाती है कि बस करो अब मनीष तख्तानी है, तो उसी वक्त पुलिस की टीम बॉडी का वहीं पंचनामा भरना शुरू कर देते हैं। अब इसकी जो सूचना होता है पंचवटी में अपने सिपाहियों के द्वारा अब वहाँ भिजवाने के लिए पुलिस की जो टीम होती है लग हो जाती है। तभी तो सिपाही होते हैं पंचवटी में जाते हैं। हम मनीष तख्तानी के घर पूछताछ कर वहाँ पहुँचते हैं। तो जैसे घर के
करीब जाते हैं तो बाहर एक व्यक्ति होता है जो थोड़ा बुजुर्ग किस्म का होता है। दोनों सिपाही बुजुर्ग इसके पास जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि मनीष तख्तानी का घर कौन सा है। वह जो बुजुर्ग व्यक्ति का होता है उस समय कहने लग जाता है कि सर बताइए, यही तो है। तो वहाँ दोनों सिपाही जो होते हैं उसी वक्त एक फ़ोटो दिखाते हैं। फ़ोटो जब देखते हैं इधर, लेकिन दोनों जो सिपाही होते हैं कहने लग जाते हैं आपका नाम क्या है। तो जो व्यक्ति होता है कहने लग जाता कि साहब हमारा नाम है दिलीप तख्तानी। लेकिन तभी दोनों सिपाही यह नाम सुनकर चौंक सा जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि हमें जो होता है बरखेड़ा पठानिया के बीच एक खंडहरनुमा मकान था, उसी मकान में एक अर्जली डेड बॉडी मिला हुआ था। लेकिन उसी के जेब में एक पर्ची होता है गैस का, लेकिन उसी पर्ची पर गैस उपभोक्ता का नाम लिखा होता है अब मनीष तख्तानी। यह बात जैसे ही सामने खड़े हुए दिलीप तख्तानी सुनने के बाद चौंक से जाते हैं और वही दोनों सिपाही कहने लग जाते हैं कि हमें लग रहा है वह वही मनीष तख्तानी होगा। सिपाही कहते हैं कि आखिर बता सकते हैं कि वह मनीष तख्तानी है कौन। लेकिन जैसे दिलीप तख्तानी बात सुनते हैं कहने लग जाते हैं कि साहब मनीष तख्तानी तो हमारा अपना बेटा है, वह कार लेकर शाम के टाइम अपने काम से निकला हुआ था, तो हो सकता आप 2 घंटे बाद वापस आ जाए, लेकिन साहब वह हमारा बेटा नहीं है। लेकिन दिलीप तख्तानी सिपाही की बात सुनते हैं, सुनने के बाद अपने दिल को तसल्ली देने के लिए तो तरीके से विचार करते हैं। उनके मन में तरह तरह आशंकाएँ जन्म ले लेती है, जिसकी वजह से उसी वक्त अब इधर सिपाही को साथ मिलते हैं और मिलने के बाद जो होता है अब बरखेड़ा पठानिया के बीच खंडहरनुमा जो मकान होता है उसी में अब पहुंचते हैं। तो देखते हैं काफ़ी सारे पुलिसकर्मी जो होते हैं और गांव के लोगों का जमावड़ा लगा हुआ होता है। तो दिलीप तख्तानी जो होते हैं अंदर घुसते हैं, डेड बॉडी के करीब जैसे पहुंचते हैं तो देखते हैं तो वहीं दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ते हैं, कहने लग जाते हैं कि साहब यह तो हमारा अपना बेटा मनीष तख्तानी है। अब थाना प्रभारी सुधीर अर्जरिया जो होते हैं अब दिलीप तख्तानी से वहीं कुछ पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद उन्हीं के सामने जो होता है मनीष तख्तानी का पर्स रख देते हैं और साथ में वही गैस का पर्ची दिखा देते हैं और साथ में मनीष के ही दाहिने हाथ में एक अंगूठी होता है सोने की, उसको दिखा देते हैं। देखने के बाद पूरी तरह से जब शिनाख्त हो जाता है पुलिस के सामने तो उसी वक्त मनीष तख्तानी की बॉडी का पंचनामा भरा जाता है और उठाकर अपने ही नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस को काफ़ी संज्ञान तरीके से लेती है और जब लेती है तो उसी वक्त दिलीप तख्तानी को लेकर अपने थाने पहुंच जाती है और ठीक उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस की जो टीम होती है लग जाती, तभी पता चलता है दिलीप तख्तानी जो होते एक सीधा साधा आदमी नहीं थे बल्कि जाने माने बिजनेसमैन थे, क्योंकि उनके लगभग 6 अपने खुद के प्लाई बोर्ड के दुकान हैं जो अपने एरिया में काफ़ी सन्नाम भी है। यह बात जब थाना प्रभारी सुनते हैं, सुनने के बाद समझ जाते हैं यह जो केस है छोटा मोटा केस नहीं है, इसके लिए पुलिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुलिस के सामने आगे चैलेंज पड़ेंगे। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब चैलेंज से सामना करने के लिए एक टीम बनाती है और उसी टीम के तहत हो जाता है पुलिस की टीम दोबारा पहुंचती है और दिलीप तख्तानी से पूछताछ करती है। जब पूछताछ किया जाता है पता चलता है कि ठीक है वह दुकान से एक कार लेकर निकला हुआ था। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब पहुंच जाती है इधर मनीष तख्तानी के दुकान पर, तो वहाँ कुछ नौकर होते हैं। पुलिस की टीम उनसे पूछताछ शुरू कर देती, तो नौकर जो होते पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब 11 नवंबर का वही 4 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो हमारे जो सर होते हैं उन्हीं के पास किसी एक व्यक्ति का फ़ोन आता है, उससे कुछ बात करते हैं। लेकिन कुछ घंटे बात करने के बाद जो होता है इधर फ़ोन को रख देते हैं, तो उसी वक्त अपने मामा को इशारा मारते कहने लग जाते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें हो सकता है लेट हो जाए, आप यहाँ दुकान संभाल लेना। तो उसी वक्त मनीष तख्तानी अपना कार लेते हैं सर और लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन हाँ दोबारा रात हो गया, लौट के वापस नहीं आए। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, वह जो मोबाइल कॉल है वही पुलिस के लिए थोड़ा बहुत सबूत बन सकता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सबसे पहले इधर मनीष तख्तानी का मोबाइल नंबर इधर ले लेती है और लेने के बाद उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है और लास्ट लोकेशन निकाला जाता है ताकि पता चल सके मनीष तख्तानी का जो कार होता है आखिर वह रह कहाँ गया। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त उसके मोबाइल नंबर का सर्विलांस के जरिए डाटा निकाल लेती है और जब पता चलता है तो पता चलता है कि उस समय मनीष तख्तानी का जो मोबाइल होता है
वह जाकर ठीक ही किधर अब चेतक ब्रिज पे मिल रहा है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त एक टीम लेती है और लेने के बाद चेतक ब्रिज पे पहुंचती है तो पता चलता है मनीष तख्तानी का जो अपना कार होता है वहीं साइड में खड़ा हुआ है और उसका जो अपना मेन गेट होता है वह तो खुला हुआ है, लेकिन उसमें चाबी पूरी तरह से तौर तरीके से लगा होता है। पुलिस की टीम अब कार का तौर तरीके निरीक्षण करती है, अंदर जाती है तो पता चलता है पिछली सीट पर काफ़ी सारे ब्लड लगे हुए। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, इसी कार में मनीष तख्तानी की बेरहम तरीके से हत्या की गई है और इसी कार का उपयोग जो होता है मनीष तख्तानी की बॉडी को डंप करने में की गई है। पुलिस की जो टीम होती है कार का वहीं तौर तरीके निरीक्षण करने के बाद कार को अपने कब्जे में लेती है और उसी कार में मनीष तख्तानी का मोबाइल नंबर भी पुलिस बरामद कर लेती है। पुलिस की जो टीम होती है अब इधर मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले सच्चू साहब की मदद लेती है और सुलझाने के लिए लग जाती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही बन जाता है कि आखिर जो होता है शाम को 4 बजे के आसपास जो होता मनीष तख्तानी के पास किस नंबर से फ़ोन आया हुआ था और किसका कॉल था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब उस नंबर के बारे में पूरी तरह से डेटा के तहत जानकारी लेना शुरू कर देती है और जब लगती है तो पता चलता है 4 बजे के आसपास जो कॉल करने वाला व्यक्ति होता है वह कोई अनजान व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि इधर जो होता है ठीक कोई हर्षदीप नाम का एक व्यक्ति होता है। और पुलिस की जो टीम होती है जैसे खबर पाती है हर्षदीप के बारे में पुलिस की टीम उसी वक्त जाती है और दिलीप तख्तानी से पूछताछ करने के लिए आखिर यह हर्षदीप नाम का व्यक्ति कौन है। तो दिलीप तख्तानी जब यह नाम सुनते हैं उसी समय कहने लग जाते कि साहब हमारे एक अपने ही करीबी परिवार के सदस्य हैं, उन्हीं का अपना बेटा है। लेकिन साहब हम कई दिनों से देख रहे हैं हर्षदीप का जो होता है हमारी जो अपनी बहू है उसी के साथ काफ़ी महीनों से कुछ ज़्यादा ही करीबी बन रहा है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि आखिर माजरा क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले हर्षदीप का मोबाइल नंबर किसी के थ्रू ले लेती है। अब जब उसका मोबाइल नंबर लिया जाता है उसके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला जाता है। जब निकाला उसकी मोबाइल नंबर में ही इधर जाकर खुद मनीष तख्तानी की अपनी पत्नी होती है सपना, उसी के मोबाइल नंबर पर हर्षदीप के मोबाइल नंबर से कई बार 1 साल में कॉल किए हुए। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो अब माजरा क्या हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस के सामने जो होता है काफ़ी लोगों का दबाव पड़ने लग जाता है कि जल्दी जल्दी मनीष तख्तानी के हत्या के आरोपी को पकड़ा जाए। पुलिस की जो टीम होती है इधर काफ़ी कड़ी मेहनत करती है। तभी उसी वक्त मनीष के ही अपने चाचा होते हैं थाने में आते हैं, पूरा का पूरा जो शंका होता है जाकर हर्षदीप के ऊपर जाहिर कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस की जो विश्वास होता है और बदल जाता है। इसलिए पुलिस की टीम अब टाइम गंवाना नहीं चाहती है और सबसे पहले हर्षदीप को अपने कब्जे में लेने के लिए लग जाती है। एक टीम होती है हर्षदीप की तलाशी करती है, मुखबिरों को भी अलर्ट कर देती तो पता चलता है हर्षदीप अपने घर पर तो होता नहीं। पुलिस की टीम समझ जाती कि बस करो हत्यारा वही है, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता। इसीलिए पुलिस की टीम उसके पीछे मुखबिरों को आउटटाइट कर देती है और मुखबिर जो होते हैं हर्षदीप की जगह जगह तौर ठिकाने से उसकी तलाशी करते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ जो होता है हर्षदीप नहीं चढ़ पाता। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है हर्षदीप के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है और जब लगाती है तो पता चलता है हर्षदीप जो होता है अपने एक रिश्तेदार के हम मौके पर बैठा हुआ। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है, वहाँ पहुँचने में उसको अपनी कस्टडी लेकर थाने पहुँच जाती है। लेकिन हर्षदीप से जब पूछताछ किया जाता है तो पहले इधर उधर की बात करता है, लेकिन पुलिस की टीम जो होती है उसी के सामने वही लास्ट लोकेशन निकाल के जब दिखा देती है घटनास्थल का, तो उसी लास्ट लोकेशन में उसके मोबाइल नंबर का मौके पर एक्टिवेशन दिखा रहता है। और जैसे ही हर्षदीप उस मोबाइल नंबर को देखता है तो उसका जो चेहरा होता है पूरी तरह से सफ़ेद हो जाता है और पुलिस को सख्ती देखता है। देखने के बाद वह जल्द से जल्द टूट जाता है। लेकिन पुलिस के सामने खुद इधर जाकर मनीष तख्तानी की जो अपनी पत्नी होती है सपना, यानी कि हर्षदीप की अपनी प्रेमिका होती है, रिश्ते में उसकी अपनी भाभी लगती थी। पुलिस के सामने जैसे ही हर्षदीप सपना का नाम लेता, पुलिस की जो टीम होती है एक महिला टीम गठित करती है और लेकर सपना को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। और सपना जैसे हर्षदीप को देखती वह समझ जाती है कि लग रहा हर्षदीप ने पुलिस के सामने हमारी पत्नी की हत्या का राज खोल दिया। लेकिन पुलिस के सामने खुद सपना और साथ में हर्षदीप जो सच्चाई रखते सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। असल में इसी भोपाल का ही जाना माना एक छोटा मोटा इलाका पड़ता है और पंचवटी कॉलोनी, वहीं के रहने वाले दिलीप तख्तानी होते हैं। दिलीप तख्तानी का ही अपने परिवार में उनकी अपनी पत्नी होती है, लेकिन ठीक उनके अपना एक ही इकलौता बेटा होता है, वही मनीष तख्तानी।
लेकिन हाँ, दिलीप तख्तानी का जो पहले पारिवारिक ज़िंदगी होता है वह एक पाकिस्तानी ज़िंदगी होता है, क्योंकि बंटवारे का जब वक्त होता है तो इधर दिलीप तख्तानी जो होते हैं पाकिस्तान में एक बुरी हालत से जूझते हैं। जूझने की वजह से अपने परिवार से वहाँ मुंह मोड़कर वो भारत चले आते हैं। आने के बाद जो होता अपना बिजनेस खुद चलाने के लिए भरपूर मेहनत करते हैं। उनका मेहनत जो होता बड़ी जल्दी रंग लाता है, जिसकी वजह से उसी इलाके में जाकर अब प्लाई बोर्ड का काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ऐसा कारीगर बन जाते हैं, वह खुद अपना एक बड़ा सा बिजनेस खोल लेते हैं। वह बिजनेस धीरे धीरे चल पड़ता है। चल पड़ने की वजह से उसी इलाके में जाकर अपने नाम से एक दुकान खुलवा लेते हैं। खुलवाने के बाद उनका दुकान जो होता है इतनी तेज़ी से चलने लग जाता है कि उनकी दुकान की जो तरक्की होती है 4 चौगुनी हो जाती है। और उसी की वजह से अपने बेटे के नाम से लगभग 6 दुकान अब खुलवा देते हैं। काफ़ी लोग इधर जो होता है बड़े बड़े रईस लोग दिलीप तख्तानी को जानना शुरू कर देते हैं, उनके साथ उठका बैठका बना देते हैं। लेकिन जितने भी दुकान होते हैं सबका जो मालिक होता है दिलीप तख्तानी का अपना बेटा मनीष तख्तानी होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, नॉलेज होने के नाते जो होता है दुकान की जिम्मेदारी बड़ी जल्दी अब दिलीप तख्तानी उठा लेता है। लेकिन इधर अब मनीष तख्तानी उठा लेता है। लेकिन जब दिलीप तख्तानी को लगने लगता है कि हमारा जो अपना बेटा है पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों पर अब मर चुका है, तो उसी वक्त खुद दिलीप तख्तानी अपने बेटे मनीष तख्तानी के लिए अब लड़की की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। तभी दिलीप के कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि ठीक इधर जो होता है अपने इलाके के दूसरे छोर में रहने वाली एक सपना नाम की खूबसूरत लड़की है। और जैसे दिलीप पता पाते हैं उसी वक्त जाकर अपने बेटे मनीष के साथ सपना की जो शादी होता है घटना से मात्र अब 6 साल पहले करवा देते हैं। सपना देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी होती है, लेकिन सपना अपने पति मनीष को जब पाती है, पाने के बाद अपनी ज़िंदगी को भी बड़ी खूबसूरत समझना शुरू कर देती है, क्योंकि वैसा पति वैसा घर बार कभी सपने में इधर सपना सोच के नहीं बैठी होती है। लेकिन दिलीप तख्तानी जो होते हैं अपने बेटे को अपने ही पास इलाका एमपी नगर पड़ता है, वहीं में एक दुकान होता है, उसी दुकान की जिम्मेदारी तौर तरीके से अब मनीष को दे देते हैं। अब मनीष जो होता है सुबह ही उस दुकान पर निकल जाया करता था, खूबसूरत पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने लग जाता है। लेकिन मनीष के ही पड़ोस का ही रहने वाला एक हर्षदीप होता है। हर्षदीप जो होता है मनीष को रिश्ते में अपना भाई कहता था। मनीष के घर उसके आना जाना होता है, लेकिन मनीष के शादी के वक्त जो होता है मनीष के शादी में इधर हर्षदीप शामिल होता है। लेकिन जब शादी पर इधर सपना को देखने के बाद उसकी दुल्हन जैसी खूबसूरत चेहरे को वह दीवाना हो जाता है। और उसी दिन से जो होता है हर्षदीप अब सपना के इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देता है। लेकिन इर्द गिर्द मंडराते मंडराते लगभग 2 साल का वक्त बीत जाता है। तो इसी बीच सपना एक बेटी की माँ बन जाती है। घर में बच्चे होने की वजह से अब इधर मनीष का परिवार जो होता है और तौर तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच हर्षदीप का जो होता है मनीष के घर इतना आना जाना बन जाता है। आने जाने की वजह से इधर भाभी का जो रिश्ता होता है वो और तरीके से कायम कर लेता है। अब करने की वजह से सपना के साथ हर्ष का हंसी मजाक चलना शुरू हो जाता है। और चलते चलते लगभग सपना भी समझ जाती है कि आखिर हर्ष अब चाहता क्या है, क्योंकि जब भी शाम का टाइम होता है उसी वक्त मनीष तख्तानी जो होता है दिन भर थके होने की वजह से अपने चारपाई पर जैसे लेटता तो उसी वक्त उसके खर्राटे चालू हो जाते हैं। इधर सपना उसके खर्राटे जब सुनती तो उसको बड़ा चिढ़न होती, क्योंकि वह ऐसा नहीं चाहती थी। वह चाहती थी जैसे एक पत्नी को सुख चाहिए वैसा सुख हमें हर रोज़ मिले, जिसकी वजह से सपना के अंदर चिड़चिड़ापन शामिल हो जाता। और इसी चिड़चिड़ापन के वजह से अपने पति से मनमुटाव रखना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच आने जाने लग जाता। आने जाने की वजह से सपना भी समझ जाती कि आखिर हर्षदीप की अब चाहत कहाँ तक है। लेकिन इधर खुद सपना जो होती है अब हर्षदीप को अपने घर में बुला कर तौर तरीके से भाव देना शुरू कर देती। वह भी चाहती थी हमें वह सुख मिले जो पति से नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हर्ष भी समझ जाता है कि आखिर हमारी भाभी चाहती क्या, जिसकी वजह से इधर खुद मनीष के घर दिन भर मंडराता रहता था। मंडराने की वजह से सपना भी समझ जाती है कि अब हमें वह टाइम नहीं गंवाना चाहिए जिस टाइम का हमें बरसों से इंतज़ार है। तभी एक दिन दोपहर का वक्त होता है और दोपहर के वक्त जैसे ही हर्ष जो होता है मनीष के घर में जाता तो पता चलता है इधर सपना नहा धोकर एक कपड़े में बाहर निकलती है।
हर्ष की नज़र जैसे ही खूबसूरत भाभी सपना पर पड़ता है, पड़ने के बाद उसकी जो नज़र होती चौधिया से जाती है, तभी उसी वक्त सपना की जो तौली होती है उसके शरीर से अलग हो जाता है। लेकिन उस अवस्था को देखकर वहीं पूरी तरह से हर्ष दीवाना सा हो जाता है। लेकिन इसी बीच सपना वहाँ ततड़ा कर खड़ी हो जाती है, कहने लग जाती है, अगर तुम चाहते हो कि हमारी ज़िंदगी का सारा सुख तुम्हारे नाम हो तो तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। यह बात जब सुनता है, सुनने के बाद वहीं चौंक से जाता है, कहने लग जाती है, अगर तुम हमारी ज़िंदगी में रहकर हमें वो सुख दे सकोगे तो हम तुम्हारे लिए वो सब करेंगे जो अभी तक हम पति को नहीं दिए हैं। लेकिन यह बात जैसे हरदीप सुनने के बाद वह सन से रहता है, लेकिन वह समझ जाता है कि आखिर क्या चीज़ है जो अभी तक पति को नहीं मिल पाया है। और वहीं सारा पाने के बाद इधर खुद जोता अब इधर लेकर सपना के बेडरूम में जाता, फिर वहीं अप्राकृतिक संबंध बनाता। फिर यह रिश्ता जो था बेधड़क के बीच चलना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे चलते चलते लगभग इनकी ज़िंदगी का 3 साल का वक्त निकल जाता है, लेकिन इनके रिश्ते के बारे में किसी को भनक तक नहीं लग पाता है। लेकिन इसी बीच सपना का अपना जो पति होता है अपने पिता और अपनी पत्नी को अपने साथ लेता है, और लेने के बाद ठीक है ईदगाह में पहले तो रह रहे होते हैं इलाके में, लेकिन उसको छोड़कर अब पंचवटी चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है हर्षदीप सलूजा जो होता है अपने परिवार को लेकर ठीक अवधपुरी के इलाके में चले जाता है। लेकिन वहाँ से इधर खुद सपना का इधर मिलना जुलना दोनों का जारी रहता, अपने रिश्तों को अंजाम देने लग जाते हैं। लेकिन सपना इधर खुद जाकर हर्ष के प्यार में इस तरह दीवानी हो जाती है कि बिना एक दिन प्यार पाए इधर सपना रहना भी नहीं चाहती थी, भले उसके लिए कोई भी हथकंडा अपना सकने पड़े। सपना जो थी अपने पति से जब भी छुटकारा नहीं पाती तो उसी वक्त कहने लग जाती कि मायके जा रहे हैं, और मायके जाने के बहाने जो होता है इधर खुद जाकर हर्ष के साथ एक नए हुए कमरे में मौके पर अपने रिश्ते को रोज़ 3 दिन तक अंजाम देती। यह सिलसिला लगभग चलते चलते फिर कई महीनों का वक्त बीत जाता है। और बीतने के बाद जो होता है इधर मनीष तख्तानी को एहसास होने लग जाता है कि हमारी पत्नी के जो व्यवहार है चाल चलन है उसके हमें बड़े अजीब दिख रहे हैं, जिसकी वजह उसके मन में शंकाएं जन्म लेती है। और लेने के बाद उसी वक्त फैसला लेता है और जाकर सपना के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेता है। लेकिन उसी CDR डिटेल में अनजान नंबर दिखाई देता है। अनजान नंबर किसी और का नहीं होता है बल्कि उसके खुद के अपने पारिवारिक भाई का हर्षदीप का निकलता है, जिसकी वजह से चौंक जाता है। अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो पहले तो सपना इधर की बात करती है, लेकिन जब समझ जाती है कि हमारे पति हमारे ऊपर बरस सकते हैं, अब वहीं पर पैर पकड़ कर माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। लेकिन उसी बीच जो होता है अब इधर मनीष अपनी पत्नी को दिल के विश्वास को जीतने के लिए उसको तौर तरीके से एक कार गिफ्ट कर देता है और साथ में उसके नाम ATM कार्ड भी कर देता है, ताकि दिल खोल के हमारी पत्नी अपने ख्वाहिशों को पूरा कर सके और दोबारा किसी का रास्ता ना देखे। लेकिन कुछ दिन जो होता है सपना इधर हर्षदीप से दूरी तो बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ हर्षदीप जो होता है मिलने के लिए बेकरार उठता है। और जब मिलने के लिए बेकरार उठता है इधर सपना भी समझ जाती है कि हमारी दूरी बिना हर्ष के बगैर नहीं चलने वाली है, जिसकी वजह से हर्षदीप से मिलने के लिए सपना जो होती है हथकंडा अपनाने लग जाती है। चोरी छुपे दोबारा मुलाकात हो जाती है, फिर अपने वही रिश्ते की तरह ज़िंदगी चलने लग जाती है। लेकिन इसी बीच हर्षदीप जो होता है सपना के सामने शादी की बात छेड़ देता है। लेकिन सपना जब सुनती है एक बार चौंक से जाकर कहने लग जाती है कि हमारे घर में हमारे अपने बच्चे भी, हमारे पति भी, हमारे अपने ससुर भी हैं जो तौर तरीके से अपने घर का बहू का दर्जा देकर रखे हुए हैं, आखिर उनके सपनों पर हम पानी नहीं फेर सकते। लेकिन हर्षदीप जो होता है इधर सपना के प्यार में इस तरह दीवाना सा हो जाता है कि सपना को पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी का दांव पे लगाने के लिए सपना के सामने पेशकश कर देता है, कहने लग जाता है कि हम अगर तुम्हें नहीं पाएँ तो आत्महत्या कर लेंगे। यह बात सपना सुनने के बाद चौंक से जाती है, कहने लग जाती है कि आखिर अपने पति के रहते तुम्हारे साथ हम शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हर्षदीप सुनता है तो उसी वक्त ठान लेता है कि मनीष को अब रास्ते से ठिकाने लगाना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहे जो करना पड़ जाए। लेकिन तभी एक दिन जैसे शाम का टाइम होता है उसी वक्त सपना के सामने ही मौके पर हर्षदीप खड़ा होता है। हर्षदीप कहने लग जाते हैं कि हमारे सामने एक ही रास्ता जो दिख रहा तुम्हारा पति, उसको हम रास्ते से ठिकाने लगा देंगे, इसके बाद तो हमारे साथ शादी करोगी ना। यह बात जब सुनती है, सुनने के बाद 1-2 बार तो सोचती है सपना, उसी समय हर्षदीप के सामने शादी के लिए हामी भर लेती है। कहने लग जाती है कि हमारे पति को अगर ठिकाने लगा दोगे तो हम तुम्हारे लिए दिल का सारा रास्ता खोल देंगे। और वह हर्षदीप समझ भी जाता है कि आगे हमें करना क्या है। तो लगभग घटना से 20 दिन पहले जो होता है इधर हर्षदीप का एक अपना दोस्त होता है,
उसी का मदद लेता है। उससे कहने लग जाता है कि अगर किसी के आदमी को ठिकाने लगाना पड़े, आखिर पुलिस के हथकंडे ना जड़े, इसके लिए कौन सा रास्ता अपनाए। तो आज जो दोस्त होता कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें किसी के साथ ऐसा करना हो तो खुद इस काम को अकेला ही करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले हत्यारे के पास पुलिस जल्दी पहुंचती नहीं। यह बात जब सुनता है हर्षदीप समझ जाता है कि आखिर हमें अब लग रहा है इस काम को अकेले ही अंजाम देना पड़ेगा। तभी कुछ दिन पहले जो होता है घटना को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र बनाता, उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है अपने ही पास एक पिस्तौल लेता और लेने के बाद घटना को अंजाम देने के लिए तौर तरीके से लग जाता है। और तभी 11 नवंबर साल 2013 का ही जैसे शाम का टाइम होता है, अब शाम के टाइम में इधर खुद हर्षदीप जो होता है मनीष के पास फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता है कि इस समय चेतक ब्रिज के पास आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर एक हम जो होता है बढ़िया से ग्राहक को लेकर खड़े हुए हैं, जो काफ़ी आज तुम्हें बड़ा सा प्लम्बर के लिए ठेका देगा। यह बात जब सुनता है मनीष उसी समय अब इधर जाकर हर्षदीप की बात मान लेता और बात मानने के बाद अपनी कार लेता और लेने के बाद सही में चेतक ब्रिज के पास पहुंच जाता है, लेकिन वही मोटरसाइकिल लेकर पहले से खड़ा होता है। यही हर्षदीप जैसे ही देखता है, देखने के बाद मनीष को इशारा मारता है और जाकर मनीष के कार में बैठ जाता है पिछली वाली सीट पे, और मनीष से कुछ रास्ते में बात करना शुरू कर देता है। और मनीष जो होता है रास्ते में अब हर्षदीप से बात करने लग जाता है, बातें में उलझा लेता है और अपने ही जेब से रिवॉल्वर निकालता। निकालने के बाद जो होता है मनीष के कनपट्टी पर लगाता है, फिर एक के बाद एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर मनीष तख्तानी अब चला जाता है। हर्षदीप जो होता है इस घटना को तौर तरीके से अंजाम देने के लिए एक बढ़िया प्लान वहीं बना लेता है और डेड बॉडी को ले जाकर पिछली वाली सीट पर ऐसा बैठा देता है ताकि लोगों को लगे कोई व्यक्ति काफ़ी गहरी नींद में सो रहा है, क्योंकि उसको पता होता है इस इलाके में पूरी तरह से चुनाव का माहौल है। जगह जगह पुलिस की सरगर्मी चली हुई, चेकिंग बड़ी तेज़ी से हो रहा है, जिसकी वजह से वह कार का अगला जो सीट होता है उसी पे आकर बैठ जाता है और ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। कार चलाते चलाते बरखेड़ा के ही उसी खंडहर नुमा मकान में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद डेड बॉडी को अपने हाथ में लेता लेकर खंडहर में डंप कर देता, फिर उसी के चेहरे पर केरोसिन डालता है, जिसकी वजह से इधर मनीष तख्तानी का जो चेहरा था पूरी तरह से झुलस जाता है और समझ जाता है कि अब मनीष की पहचान कोई कर ही नहीं पाता। अब उसी वक्त हर्षदीप जो था खुद मनीष का कार लेता और लेने के बाद इधर अब चेतक ब्रिज पहुंच जाता और जैसे वहां पहुंचता है तो उसी वक्त अपने ही नौकर को फ़ोन कर देता। अब उसका जो नौकर होता है मौके पर पानी लेकर पहुंचता, पहुंचने के बाद जो होता है आगे वाला जो सीट होता है मौके पर पानी से उसको कुछ हिस्सा धो लेता है जहाँ पर ब्लेड लगे होते हैं, और वहीं कार का चाबी होता है, चाबी उसी कार में लगा देता है ताकि कोई भी अगर चोर व्यक्ति हो कार के पास आए तो इस कार को लेकर रफा दफा हो जाए, ताकि उसी का चोर के ऊपर इस कार का अंजाम लग जाए। यही सब सोच चाह कर अपने प्लान के तहत जो होता है वहाँ से अपने घर चला जाता है और इसकी जो सूचना होता है फ़ोन कर सपना तो देता है। सपना जब खबर पाती खुश हो जाती है, लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल कर आती है, पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अब इधर जाकर हर्षदीप के तहरीर पर उसके अपने दोस्त को भी अपनी कस्टडी लेती है और लेकर तीनों को वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में तीनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों को पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।